आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र राय जी। ये हैं माइंड मैप ट्रेनर। मुझे भी नहीं समझ में आया अभी तक, इनको पूछेंगे अब कि माइंड मैप क्या होता है। माइंड मैप, मैप द माइंड। ओके, विल कम टू इट। वेलकम धर्मेंद्र जी, ऑल इंडिया रेडियो में आप आए, अपना टाइम निकाला। अभी हम आपको कुछ टफ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच फॉर मुझे इनवाइट करने के लिए विकास जी। हमको ये बताइए, सबसे पहले जो हमारे माइंड में क्वेश्चन है, ये माइंड मैपिंग क्या होता है? माइंड मैप एक यंत्र है या एक साधन है, ओके, जिससे आप जो भी मानसिक काम करना चाहते हैं आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। I see. जैसे आपको आपकी याददाश्त बढ़ानी है, या आपकी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी बढ़ानी है, या आपको अब कोई भी काम ज्यादा कुशल तरीके से, ज्यादा एफिशिएंटली करना है, आप माइंड मैप से कर सकते हैं। क्योंकि ये विजुअल मीडियम नहीं है, मैं दर्शकों को या अपने सुनने वालों को दिखा नहीं सकता हूँ, पर कार्यक्रम के द्वारा मैं अपने वेबसाइट का नाम लूंगा तो वो उधर जा पाएंगे और देख सकेंगे कि माइंड मैप क्या होता है। और ये एक नई तकनीक या नया जरिया नहीं है, ये 1960s से इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। फॉर्च्यून 500 कंपनीज, बहुत सारे बड़े इंडियन कंपनीज, प्रख्यात यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, इनके बेस्ट टीचर्स और बेस्ट स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका कोई वर्ल्ड लीडर भी है क्या? आप ये आपका ओरिजिनल है या किसी को आप फॉलो करते हैं इसमें? तो मैंने इसका इजाद नहीं किया है। इसका इजाद श्री टोनी ब्यूजैन ने किया था। 1960s में। सुना है। वो यूके के रहने वाले थे और रिसेंटली उनकी डेथ हो गई अप्रैल 2019 में। तो उन्होंने इजाद किया था। वो बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, फिर भी उन्हें याददाश्त बढ़ानी थी और उन्हें स्टडीज ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने थे और बेहतर मार्क्स पाने थे स्कूल में। तो फिर उन्होंने इसका इजाद किया और बाद में बिजनेस वर्ल्ड के भी बहुत एप्लीकेशंस थे। अच्छा। और उन्होंने BBC पे एक बहुत लंबा सीरीज किया था इसके ऊपर। उसके वजह से बहुत ही पॉपुलर हो गया वर्ल्ड वाइड ये माइंड मैपिंग। हम समझें तो सही क्या चीज है ये? डेफिनेटली मेरे बहुत अलग ड्यूरेशंस के प्रोग्राम्स होते हैं, फुल डे प्रोग्राम्स होते हैं, हाफ डे प्रोग्राम्स भी होते हैं। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है ताकि ये माध्यम से भी मैं लोगों तक पहुंच सकूं। बहुत सारे लोग सेमिनार्स अटेंड करना चाहते हैं, कोई लोगों को वक्त नहीं मिलता, कोई लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैंने जितने भी माध्यम मुमकिन हो उन्हें अपनाए हैं। मैंने रिसेंटली एक बुक लिखा है, उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाले हैं, मैंने पॉडकास्ट किए हैं। तो मैं जितने भी माध्यम से कम्युनिकेट कर सकूं मैं लोगों को कर रहा हूं। आपने अभी भी मेंशन करा अबाउट मेमोरी। मेरी मेमोरी फेल होती जा रही है, मैं जो देख रहा हूँ धीरे धीरे उम्र के साथ। तो मुझे भी हेल्प करेगा कि मैं अटेंड करूंगा? तो डेफिनेटली हेल्प करेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम यू कैन सी मी देयर। या एंड यू डोंट हैव अ बैड मेमोरी। अगर आपकी मेमोरी खराब होती तो आप इतने बड़े पोजीशन पे और इतनी उपलब्धियां नहीं कर पाते। तो ये पहली बात तो मोस्टली ज्यादातर ये वहम है कि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी ठीक नहीं है। लगता है मुझे क्यों ना, आजकल कई बार क्या होता है कि मैं जिसको जानता हूँ वो भी कहीं मिल जाते हैं अचानक से, मुझे याद ही नहीं रहता है कौन है ये। या तो चेहरा पहचानने वाला लगता है या कुछ और बात, बट इमीडिएटली ये नहीं समझ में आता कि ये है। कभी कभी लोग इससे मतलब थोड़ा सा बिगड़ भी जाते हैं। ये बताइए आपकी अर्ली लाइफ क्या थी? आप बॉम्बे के हैं, कहीं और के हैं? स्कूलिंग कहाँ करे, उसके आगे क्या करे और कहाँ तक पढ़े? मेरी पैदाइश पुणे में हुई है और मुझे बहुत शौक था किताबें पढ़ने का और नॉलेज पाने का। मैं कुछ बनना नहीं चाहता था। अच्छा, जस्ट गेन। हाँ, मुझे सिर्फ विज्ञान समझना था, स्पेशल इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था और मैं सिर्फ नॉलेज पाने को और नॉलेज समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे ना इंजीनियर बनना था ना डॉक्टर बनना था। मुझे लगा कि मुझे सिर्फ नॉलेज पाना है और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि नॉलेज के साथ क्या करना है। अच्छा। पर सब मेरे क्लासमेट्स जो थे वो सिर्फ मार्क्स के पीछे थे और मेमोराइजेशन के पीछे थे। तो मैं बहुत डिप्रेस हो गया और मैंने इनिशियली साइंस में एनरोल किया था 11th और 12th में, और फिर मैं निराश होके मैंने कॉमर्स में ट्रांसफर ले ली, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे साइंस की नॉलेज नहीं मिल रही है जिस तरह से मुझे चाहिए तो फिर कुछ फायदा नहीं है। और मुझे लगता है आज के स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सभी लोग बहुत लकी हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनको इंटरनेट है और गूगल है और बहुत सारे बहुत ही
रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, शिकागो बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस, ये बहुत सारे कोर्सेज ऑनलाइन डाल रहे हैं। अच्छा। तो बहुत ही क्रेडिबल कोर्सेज आपको फ्री में या बहुत ही कम कॉस्ट पे मिल रहे हैं। जब मैं एक स्टूडेंट था तब मुझे सिर्फ 2 सोर्सेज थे ज्ञान पाने के लिए। एक तो टीचर्स, और टीचर्स से ज्यादा ज्ञान मिलता नहीं था क्योंकि टीचर्स को पोर्शन खत्म करना था। हाँ। और टीचर्स को तभी स्टूडेंट रिलेशनशिप टीचर के साथ इतना स्ट्रिक्ट था कि आप ज्यादातर बात ही नहीं करते थे टीचर से पीरियड के बाद। तो जो भी पीरियड में होता था वो सिलेबस पे होता था और उसके बाद ज्यादा बात नहीं होती थी। तो जो भी डाउट्स थे, जो भी क्लैरिफिकेशंस थे, वो नहीं वहीं सुलझा सकते थे। और दूसरा सोर्स था किताबें, और क्वालिटी जो थी किताबों की तभी और अभी जो आपको मिल रहा है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो बहुत सारे लोग सरल तरीके से लिख रहे हैं अभी, तो आजकल की किताबों से बहुत ज्ञान पाया जा सकता। तो तभी ये नहीं था, तो मैं बिल्कुल निराश था, इसलिए मैंने साइंस छोड़ दिया और कॉमर्स ले लिया। और उसके बाद मार्केटिंग में MBA किया। मुझे मार्केटिंग में भी बहुत रुचि है और मार्केटिंग में भी ट्रेनिंग देता हूं मैं। उसके बाद बहुत सारे कंपनीज में काम किया, इंडियन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। और 2009 में मैंने डिसाइड किया कि मेरा पहला प्यार नॉलेज पाना है। तो अब नॉलेज भी पाना है और पैसे भी कमाना है, तो क्या करें? तो ट्रेनिंग बेस्ट है। क्योंकि ट्रेनिंग में आपको लोग पैसा दे रहे हैं नॉलेज पाने के लिए। तो मैंने बोला ये तो अल्टीमेट, ये तो अल्टीमेट लाइफ है मेरी। यही तो आपने यही रास्ता ले लिया। हमने सुना है कि आप तो वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेनर्स हैं। माइंड मैप छोड़िए, ट्रेनर्स हैं ये कंट्री में। ऐसा मतलब है ना, मैं तो आपको काफी साल से जानता हूँ। आपके अराउंड जितने लोग हैं इनसे भी हम सुनते हैं कि इनको बुलाइए ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू सर। मुझे लगता है ट्रेनिंग में जो सीरियसनेस होनी चाहिए, पहले तो ट्रेनिंग एक फुल टाइम एक्टिविटी है। आप अगर लिंक्डइन पे जाएंगे या कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ तो बोलते हैं। तो वो कहते हैं अपने आप को ट्रेनर्स बोलते हैं। परंतु आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए या फेसबुक पेज पे जाइए और आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ खास नहीं लास्ट ट्रेनिंग 10 साल पहले किया था उनके पिताजी के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए। ट्रेनिंग एक साइंस है, एक सीरियस प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टरी हो या इंजीनियरिंग हो, इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशन, इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। तो मैंने ये बहुत सीरियसली लिया है। मैं 24 आवर्स, कई बार तो बहुत महीनों के लिए छुट्टी भी नहीं लेता हूँ। ट्रेनिंग चलते रहता है या कुछ ट्रेनिंग के ऊपर रिसर्च चलते रहता है, तो इट्स अ फुल टाइम जॉब। आपने अभी साइंस का मेंशन करा। मैं भी बहुत साइंटिफिक माइंडेड हूँ या था, लेकिन फर्स्ट ईयर कॉलेज में ही मैं फेल हो गया। मैं इसमें था साइंस स्ट्रीम ऑफ मिठीबाई कॉलेज, फर्स्ट ईयर ही फेल हो गया। तो मैं बोला अभी क्या करें? तो हमारे फादर ने उठा के हमको सांगली भेज दिए, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अच्छा। तो वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ कि मैं फेल हो गया, बट ठीक है, लाइफ चल रही है। एब्सोल्युटली। तो हम दोनों का एक्सपीरियंस काफी सिमिलर है। मुझे एक दफा 0 मिला था मैथ्स में। वाओ। और मैथमेटिक्स टीचर बहुत शर्मिंदा होकर बोली कि सो डिफिकल्ट टू डू दैट। तो मैथमेटिक्स टीचर बहुत शर्मिंदा होकर बोली, मैंने कोशिश की आपको कुछ देने की। मैं बोला कुछ नहीं मिला। मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, आपके शर्मिंदा हो रहे हैं। दोनों चीज इक्वली डिफिकल्ट है, 100 मार्क्स लेना और 0 लेना। इन बिटवीन कहीं ना कहीं आप पहुंच जाओगे। हम सुने कि आपने टेड टॉक करी है, वर्ल्ड की ओनली टेड टॉक आपके सब्जेक्ट पे। क्या है इसका क्लैरिफाई? या पहली? हाँ, नॉट ओनली बट पहली। तो ये कैसे हुआ? माइंड मैपिंग और क्रिएटिविटी पे पता नहीं क्यों मिस्टर टोनी बिजान ने नहीं किए थे कोई टेडएक्स टॉक, टेड या टेडएक्स टॉक। और बाकी जो माइंड मैप्स के बारे में जानते हैं उन्होंने भी नहीं किया था। तो मैंने पहला वाला किया था 2013 में। और मुझे बहुत खुशी है कि ये टॉक जो भी सब मेरे टेडएक्स टॉक्स मैंने बिना प्रेजेंटेशंस के किए हैं, मतलब बिना स्लाइड्स के किए हैं। स्ट्रेट ऑफ। वो ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको आप स्टेज पे होते हो और आपको 17 या 18 मिनट्स के लिए बोलना होता है और लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है। तो अगर आपने मिस्टेक किया तो दुनिया आपको जिंदगी भर के लिए दिखाएगी कि आपने मिस्टेक किया है। तो बहुत मुश्किल होता था, पर फिर भी मैं चाहता था कि मेरा सब्जेक्ट है और मैं दिखाना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है ये सब्जेक्ट। तो सब जो भी टेडएक्स टॉक्स है मेरे, वो सब डायरेक्ट है। और उसके बाद मिस्टर टोनी बिजान ने टेडएक्स टॉक किया है और 3-4 और लोगों ने टेडएक्स टॉक किया है माइंड मैपिंग के ऊपर। टेड टॉक के बारे में भी मैं कुछ बोल सकता हूँ। हाँ जी, मैंने भी करा एक बार। मैंने देखा, आपने देखा है। पर मेरा सब्जेक्ट ये था फेलियर पे, स्टार्टअप्स और बिजनेस फेलियर। नहीं, मेरा खुद का फेलियर पे बात करा मैं। 2 बार मैं बैंकरप्ट हो गया। लोग तो बोलते हैं यार तुम इंडियन हो, मत बोलो ये लोगों को कि तुम बैंकरप्ट हो गए
तुम्हारे पास कोई आएगा ही नहीं। सो उस पर मैंने ना 13 मिनट बात करी थी। उसमें ऑप्शन था कम से कम बात करने का, 13 मिनट्स था। राइट। पर आई थिंक मैं बोलते चला गया तो शायद 18 मिनट्स पे चला गया। वो है टेड टॉक, अगर आपने सुन लिया है तो वेरी गुड। आपके कस्टमर्स कौन है? कॉर्पोरेट्स हैं, ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअली आप सिखाते हैं? क्या है आपका एक्चुअली मोडस ऑपरेंडी क्या है? ज्यादातर कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग फॉर्मेट में या क्लासरूम फॉर्मेट में मैं ट्रेनिंग देता हूं। स्कूल्स और कॉलेजेस को भी बहुत बेनिफिट हो सकता है, पर आप अगर कोई भी स्कूल का विज्ञापन देखते हैं, इंटरनेट पे देखते हो या प्रिंट मीडियम में देखते हो, तो आपको क्या याद है? आपको दृश्य में क्या दिखता है? कोई भी स्कूल का एड हो। मेरी तो वैसे ही मेमोरी फेल हो रही है, अभी मैंने आपको बोला, आप ही बता दीजिए। ठीक है, तो मुझे यकीन है कि अगर ये प्रश्न हमारे सुनने वालों को पूछूं, 99% लोग बोलेंगे कि वो एक बिल्डिंग का पिक्चर दिखाते हैं। तो स्कूल दिखाना चाहती है कि इतना अच्छा बिल्डिंग है उनके पास, इतना अच्छा कैंपस है, और कोई स्कूल्स बोलते हैं कि हम हर एक बच्चे को आईपैड देंगे, जैसे पेरेंट्स उनको नहीं दे सकते, स्कूल को देने की क्या जरूरत है। तो कोई भी स्कूल टीचर्स के बारे में बात नहीं करे। और मुझे लगता है स्कूल्स का मुख्य प्रोडक्ट तो टीचर है, टीचर की क्वालिटी है, टीचर की क्वालिफिकेशंस है, टीचर्स की अचीवमेंट्स है, टीचर्स की कम्युनिकेशन स्किल्स है। उसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब मुझे रिक्वेस्ट आता है स्कूल में देने के लिए और मैं कोटेशन भेजता हूं, तो बोलते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। अच्छे टीचर्स के लिए बजट नहीं है तो स्कूल्स को बंद होना चाहिए। मतलब उनको वो धंधे की काबिलियत नहीं है, वो धंधा या वो सर्विस या जो भी कहे उसकी काबिलियत नहीं है। तो स्कूल्स में डेफिनेटली टीचर्स और स्टूडेंट्स बहुत बेनिफिट होंगे इससे। और बहुत सारे लोग मेरे ओपन सेमिनार्स अटेंड करते हैं, और थोड़े स्कूल्स ने मुझे उनके टीचर्स को और उनके स्टूडेंट्स को ट्रेन करने का मौका दिया है। पर ये मास मूवमेंट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जैसे मेडिकल में होता है, ये हर 5 साल या 10 साल डॉक्टर को री एग्जाम, राइट, टू बी अप टू डेट, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कूल में भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। जो टीचर्स आए हैं सालों से वहां ही हैं, उनको तो वही याद है, वही बुक पढ़ते रहते हैं। करेक्ट। बुक्स भी आजकल को इंडिया में तो इजीली चेंज भी नहीं होती हैं, अपडेट होती नहीं है। मेरे ख्याल से ना 10-10, 20-20 साल पुरानी बुक्स अभी भी चल रही हैं एज सब्जेक्ट्स। तो ये तो है ना होना, इट्स अ गुड पॉइंट। आप ऑथर भी हैं? हाँ जी। एक ही बुक लिखे हैं या ज्यादा? नहीं, मैंने फिलहाल तो एक ही बुक लिखा है। अच्छा। और बहुत अजीब किस्म का बुक है। ओके। सिर्फ 20 पेजेस का है। ओह रियली? तो बुकलेट हुई है तो बुक नहीं। अब आप बुकलेट के तौर पे देख सकते हैं। आपको डेफिनेटली हार्ड कॉपी मिल जाएगी, पर सुनने वाले सॉफ्ट कॉपी उसको फ्री में पढ़ सकते हैं। Amazon Kindle पे थिन माइंड मैप बुक। ओके, लुक फॉर दैट। मैंने पर्पसली उसको थिन बनाया है ताकि बहुत डिफिकल्ट नहीं लोग पढ़े। बुक्स पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। मैं कल ही गुलजार साहब का इंटरव्यू पढ़ रहा था। अच्छा। तो वो स्कूल में उर्दू जब पढ़ना शुरू किया उन्होंने, तो वो चाहते थे कि वो 10th तक नहीं पढ़े उर्दू, क्योंकि 10th की टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी थी। ओके। तभी गुलजार साहब को पढ़ना नहीं पसंद है, तो आम आदमी के बारे में क्या कहेंगे। इसलिए मैंने बिल्कुल थिन 20 पेज वाली बनाई है। और इसका ये मतलब नहीं कि क्वालिटी उसमें नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री बेटर क्वालिटी है। क्योंकि अगर आप कम लिख रहे हैं तो मतलब हर शब्द को वैल्यू करते से डालना है, हर शब्द जरूरी होता है। तो ऑन द कॉन्ट्री ज्यादा डिफिकल्ट है एक पतला बुक लिखना। ये भी एक कॉमन चीज है अपने में। मैंने 3 बुक्स पब्लिश करी है, बट वही हुई, सिर्फ पब्लिश हुई, बिकती नहीं है। कोई उसका रास्ता होएगा तो बताइए मुझे। मैं हर वीक पूछता हूँ मेरे असिस्टेंट से कितने सेल हुए। बोले सर अभी तक तो एक भी नहीं हुआ। मैं आपको इंटरव्यू करूंगा उन बुक्स प्लीज, या प्लीज डू। यूट्यूब चैनल अभी नेक्स्ट बुक भी आ रही है, अगले महीना पब्लिश होगी डेफिनेटली। तो ये मेरा पैशन है, बुक बनाना, पब्लिश करना। उसके आगे मैं फिर भूल जाता हूँ उसको। अवार्ड्स भी बहुत मिले होंगे आपको? हाँ जी, काफी अवार्ड्स मिले हैं। माइंड मैपिंग और ब्रेन लिटरेसी, क्योंकि मैं सिर्फ माइंड मैपिंग पे नहीं रुकता हूँ। मैं बोलता हूँ माइंड मैपिंग एक यंत्र है, पर आप जितना अपने ब्रेन को समझ सको उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। इज इट? या बिकॉज ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। नाइदर माइंड मैपिंग मीन्स व्हाट? क्या करते हैं, क्या है माइंड को? अपने आप कैसे टीच करते हैं उसको? ओके, अपने आपके थॉट्स आप पेपर पे उतारते हो। ओके। और आपको ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए इनकरेज किया जाता है माइंड मैप में। अच्छा। और कलर्स यूज करने के लिए एनकरेज किया जाता है, क्योंकि पिक्चर्स और कलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। क्योंकि हम इस प्लैनेट पे मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं। हमारी स्पीशीज जो होमो सेपियंस जो हम हैं, वो हम इस प्लैनेट पे मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए हैं। परंतु लैंग्वेज सिर्फ 100,000 ईयर्स ओल्ड है।
इसलिए हम पिक्चर्स से ज्यादा रिलेट कर पाते हैं और वर्ड्स और नंबर से कम रिलेट कर पाते हैं। ओके। क्योंकि हम हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कलर्स और पिक्चर्स की तरफ है। तो जितना आप पिक्चर्स यूज करेंगे उतनी आपकी याददाश्त बढ़ेगी, उतना आपको मजा आएगा, और आप पिक्चर बना नहीं सकते बिना आपके दिमाग के डीप इस्तेमाल करे बिना। ओके। तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट करते हो, आप ऑटोमेटिकली माइंडफुल हो जाते हो। आजकल बहुत सारे लोग माइंडफुलनेस के बारे में बात करें, और माइंडफुल क्लासेस में आपको एक किशमिश देंगे और बोलेंगे आप किशमिश अपने टंग पे रखिए और किसके बारे में मत सोचिए, और सिर्फ किशमिश के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि उसका वजन कितना है, उसका टेक्सचर क्या है। ये सब ठीक है, पर अल्टीमेटली कुछ क्षणों के बाद वो आदमी वापस अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करता है। जब आदमी माइंड मैप ड्रॉ करता है, तो अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करना है या बहुत सारे पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, आपको माइंडफुल ही होना पड़ेगा। आप वर्ड्स माइंडलेसली लिख सकते हैं, पर पिक्चर्स और एक पूरा माइंड मैप बनाना, उसके लिए आपको माइंडफुल होना ही पड़ेगा। तो वह बहुत अहम बात है माइंड मैप्स में। अभी कुछ समझ में आ रहा है। अवार्ड्स के बारे में क्या बोल रहे थे आप? हाँ, अवार्ड्स मुझे बहुत सारे मिले हैं माइंड मैपिंग और ब्रेन लिटरेसी के लिए। रिसेंटली मुझे एक यूनाइटेड नेशंस का अवार्ड मिला था। पर मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे एक इंटरनेशनल क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिला था। वो दुबई में हुआ था 2011 में, और बहुत सारे लोग बहुत सारे कंट्रीज से थे। चाइनीज लोग थे, अमेरिकन लोग थे, यूके के लोग थे, दुबई के लोग थे, सिंगापुर के लोग थे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के लोग थे। तो इन सब में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला क्रिएटिविटी में। और एक तो प्राइज मिलने का मजा तो है ही, पर वो बात को सेपरेट रखते हुए जब मुझे वो प्राइज मिला, जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज के मेरे फोटोग्राफ्स लेने लगे। सेल्फीज नहीं, अच्छा, सोलो फोटोग्राफ्स। ओके। और इतना उत्साह उनमें कि तब मैं सोच रहा था कि ये कंट्रीज में क्रिएटिविटी एक बहुत अहम चीज है। उनकी सोसाइटी क्रिएटिविटी को वैल्यू करती है, क्योंकि उनको समझ गया है कि फ्यूचर सिर्फ जो क्रिएटिव लोग हैं उनका ही है। बाकी लोग जो क्रिएटिव नहीं है, उनके जॉब्स रोबोट्स और मशीन्स और एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर ले लेंगे। तो ये मुझे बहुत डीपली स्ट्राइक हुआ। मैंने सोचा ये ठीक है, अवार्ड मिलना ग्रेट बात है, पर ये लोग इतनी उत्साह क्यों दिखा रहे हैं। और मैंने सोचा कि ये इंडिया में लाना पड़ेगा। तो मैं क्रिएटिविटी के बारे में बहुत बात करता हूँ और लोगों को डराता हूँ कि अगर आप नहीं क्रिएटिव होंगे तो एक तो पैसा है, दूसरा हर आदमी चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, वो थॉट लीडर हो। तो ना पैसा मिलेगा, ना थॉट लीडरशिप मिलेगी, आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी अगर आप क्रिएटिव नहीं हो। वो मैसेज में भेजना चाहता हूँ। ये शायद नेगेटिव मैसेज लगे, कोई लोगों को अच्छा नहीं लगे, पर मुझे लगता है ये सच्चाई है। ओके। पीएम मोदी ने एक बहुत ही अच्छा किताब लिखा है, द एग्जाम वॉरियर। उसका टारगेट स्टूडेंट्स है, इसलिए एग्जाम वॉरियर उसका टाइटल है, और रिप्रिंट आ रहा है, तो मुझे लगता है सेल्स काफी अच्छे हो रहे हैं। और उसमें काफी जिक्र है माइंड मैप्स का। माइंड मैप विजुअली भी दिखाया गया है, और पीएम मोदी कह रहे हैं स्टूडेंट से कि आपको माइंड मैप करना चाहिए। अच्छा। इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपको रिविजन के लिए कम टाइम देना पड़ेगा, और आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। ओके। तो जब मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं तो मैं क्रिएटिविटी की बात ज्यादा नहीं करता हूं। मैं बोलता हूं ये यंत्र से आपका रिवीजन टाइम 90% से कम हो जाएगा। क्योंकि मुझे पहले स्टूडेंट का स्ट्रेस कम करना है। स्टूडेंट को ऐसे ही वैसे ही इतनी चीजें बोल रही है सोसाइटी, टीचर्स कुछ बोल रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, तो पहले मेरा पहला उद्देश्य है उनका स्ट्रेस कम करना। बोलना कि ये देखिए, ये यंत्र से 90% टाइम रिड्यूस होएगा रिविजन में, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा रिलैक्स करने के लिए, खेलने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा क्रिएटिविटी के बारे में बोलता हूँ। तो बच्चों को समझाने के लिए मैं ऐसे तरकीब इस्तेमाल करता हूँ। मैं हूँ विकास मित्तर सेन। अभी तक मेरी आवाज से भी आप जुड़ गए होंगे, नाम और मैं। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र जी राय, ये है माइंड मैप ट्रेनर। अभी तक आप इतनी जो बात सुनी है, कुछ तो समझ गए होंगे क्या होता है ये। आगे चलते हैं। आपको ट्रेन करा था डॉक्टर रामचरण ने। हाँ जी। ये तो बहुत बड़े फेमस, वर्ल्ड वाइड फेमस आदमी है। यस सर। तो आप उनके तक पहुंच कैसे गए? वो इंडिया आए थे और उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था। और जो सुनने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि डॉक्टर रामचरण इतने फेमस हैं, इतने बड़े कंसल्टेंट हैं कि आप अगर फॉर्च्यून 500 कंपनीज को देखें, वर्चुअली आधे फॉर्च्यून 500 उनके चीफ एग्जीक्यूटिव्स उनके पास आते हैं। डॉक्टर रामचरण को फर्स्ट नेम बेसिस पे जानते हैं। मतलब इतने बड़े पर्सनालिटी हैं। और फॉर्च्यून मैगजीन जो दुनिया में बहुत ही क्रेडिबल मैगजीन है,
उन्होंने कहा है कि डॉक्टर रामचरण इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंसल्टेंट इन द वर्ल्ड। तो बहुत ही बड़ी चीज है, मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी चीज थी उनसे मिलना और उनसे सीखना। और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। और एक बहुत बड़ी चीज है जो मुझे लगता है इंडियन कल्चर में लोगों को लाना चाहिए, वो है कि रामचरण जी कहते हैं कि बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव्स यूएसए में या जो स्मार्ट कंपनीज हैं जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन, इनके लेवल की कंपनीज हैं, वो कंसल्टेंट्स में बिलीव करते हैं। वो पहले तो कंसल्टेंट्स को बहुत अच्छा पैसा देते हैं और कंसल्टेंट्स को एनकरेज करते हैं उनके नेगेटिव क्वालिटीज के बारे में बात करने के लिए, नेगेटिव फीडबैक के लिए एनकरेज करते हैं, क्योंकि फिर ही उनको पता पड़ेगा असलियत। क्योंकि अगर मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मेरे सब एम्प्लॉयज तो मेरी अच्छा ही करेंगे, कोई बुराई नहीं करेगा, क्योंकि उनको अपने करियर से प्यार है। तो एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट जो आपको नेगेटिव फीडबैक दे, बहुत ही क्रिटिकल है। तो बहुत सारी चीजें रामचरण जी ने बताई, पर मुझे लगता है ये एक चीज है जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा गैप है। इंडिया में कोई भी नेगेटिव फीडबैक दो, लोग एकदम आपके दुश्मन हो जाते हैं। मैं एक ट्रेनिंग कर रहा था एक स्टार्टअप के लिए, और मैंने कहा कि ज्यादातर स्टार्टअप्स इंडिया में फेल होंगे ना। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रिसर्च बैक्ड ओपिनियन है, मैं ऐसे ही नहीं सुबह उठे कुछ बड़बड़ तो इसलिए बोल रहा हूं। ये रिसर्च बैक्ड, और मेरे पास बहुत सारे कारण है ये कहने के लिए। तो वो इमीडिएटली रूठ गए और मुझे लगता है कि वो मुझे वापस नहीं बुलाएंगे। तो फिर फायदा क्या है कंसल्टेंट बुलाने का? अगर आपको अच्छी चीजें जाननी है आपके बारे में, तो फिर आप अपने एम्प्लॉय से पूछे, आपको मुझ जैसे कंसल्टेंट लाने की जरूरत नहीं है। मेरा खर्चा बच जाता। तो ये बहुत अहम चीज, ये अगर एनकरेज करे तो इंडिया कैन बी अ सुपर पावर इन द नेक्स्ट 10 years इफ दिस इज रियली टेकन सीरियसली। डॉक्टर रामचरण ने बात करी थी ना, बॉटम ऑफ द बैरल? नहीं, वो डॉक्टर सी के प्रहलाद थे। वो डॉक्टर सी के प्रहलाद, ठीक है, नेक्स्ट टाइम उनकी बात करेंगे। और बताइए, हमने क्या मिस करा है जो आप बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? मुख्य बात तो यही थी, माइंड मैपिंग और ब्रेन लिटरेसी के बारे में मुझे अवसर मिला है हमारे सुनने वालों से बात करने का। और मुझे लगता है आप कुछ पर्सनल बात पूछते हैं। आपने जैसे मिस्टर निरंजन हीरानंदानी और डॉक्टर अनुराग बत्रा को पूछा कि आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए जो लोगों को पता नहीं है। चलिए आप ही बताइए हमको। तो आपने ये प्रख्यात पिक्चर देखी होगी जोकर, जिसको मैक्सिमम अवार्ड नॉमिनेशन है, और वकीन फीनिक्स मोस्टली बेस्ट एक्टर अवार्ड तो लेके ही रहेगा। अगर कोई भी बेट कर रहा है तो उसके ऊपर ही बेट करेगा। तो उसमें जोकर को दिखाया गया है कि वो एक डिजीज से सफर करता है। उसको कहते हैं क्रॉनिक लाफिंग और क्राइंग डिजीज, या पैथोलॉजिकल क्राइंग, और क्राइंग और लाफिंग डिजीज, ऐसा कोई नाम है। तो मुझे पैथोलॉजिकल लाफ्टर का प्रॉब्लम है, क्राइंग का प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो ये मुझे नहीं मालूम पता ये बीमारी है नहीं, पर वो जो कंडीशन जोकर में है, वो हंसता है पर उसे फनी नहीं लगता, फिर भी हंसता है। मुझे बहुत सारी चीजें फनी लगती है, इसके लिए हंसते हैं। और अगर मैं हंसता हूं तो रोकना बहुत मुश्किल होता है, पेट बहुत दर्द होता है। मैं एक होटल में गया था और मैं चेक इन कर रहा था, तो मैंने बोला आपके पास कुछ प्रिंट में है जहां लिखा होगा कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, उनके टाइमिंग्स क्या है। तो उन्होंने मुझे एक प्रिंट आउट दिखाया और वही पढ़ने लगे, मेरे सामने पढ़ रहे हैं जैसे मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं। तो ये देखिए, ये 7 बजे है और 9 बजे बंद होता है। और मुझे इतना फनी लगा, मैं 10 मिनट के लिए हंसते रहे, रोक नहीं सका। तो मुझे कोई भी सीरियस सिचुएशन में या किसके फ्यूनरल पे जाना कुछ फनी दिख जाए, बहुत डर लगता है, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कब हंस पड़ेगा। तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी लोग समझ जाएंगे और मुझे माफ करेंगे अगर क्योंकि अगर उन्होंने ये सुना है। तो आज के जो यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज से निकल रहे हैं, या उनको मतलब है ना ये विचार करना है कि हम क्या करें, कई सोचते हैं कि हम ट्रेनर बन जाएं, तो इनको आप क्या बोलना चाहते हैं? मुझे लगता है कि उनको बहुत इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, उन्हें बहुत सारी किताबें पढ़ना चाहिए, और उनको डिसाइड करना चाहिए उनको ट्रेनर बनना है और कुछ भी बनना है। उनको ऐसा विजुअलाइज करना चाहिए कि ये काम है जो मैं दिन में 10-15 घंटे कर सकता हूँ। क्या मुझे ये काम अच्छा लगेगा?
अगर हाँ, फिर उनको दूसरा प्रश्न और आखिरी प्रश्न पूछना है कि क्या मैं इसमें से पैसे बना सकता हूँ। मैं तो यही पूछने वाला था। तो ये दोनों के लिए अगर यस है, फिर ही लोगों को उसमें जाना चाहिए। ट्रेनिंग बिजनेस इंडिया में तो बहुत ही टफ है। अगर उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है फिर ठीक है, नहीं तो ऐसे ही अगर जाएंगे इस बिजनेस में तो डिफिकल्ट है। मैं हूं, क्योंकि मेरा जुनून है ये। आप कर्स बोल सकते हैं या ब्लेसिंग बोल सकते हैं आपके दृष्टिकोण पे है। मैं और कुछ कर नहीं सकता, तो मैं इधर हूं। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि बचपन से ये जुनून है। पर हर एक आदमी को इंट्रोस्पेक्ट करके सोचना चाहिए कि उसका पैशन कहाँ है और वो पैशन से वो डिसेंट जिंदगी जी पाएगा या नहीं। ये बहुत बढ़िया एडवाइस है। आई एम श्योर हमारे सुनने वाले जो हैं इसको नोट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो विच हैज कम आउट ऑफ दिस क्वेश्चंस। आप हर बार कंपनी में जाके ट्रेनिंग करते हैं। हाँ जी। आपने कभी सोचा नहीं कि अपना खुद का इंस्टीट्यूट बना लें, छोटा ही सही, जहां लोग खुद आए तो आपको यहाँ वहां नहीं भागना पड़े, आपका टाइम बेटर यूटिलाइज होए, एंड पीपल शुड नो कि आपको ट्रेनिंग चाहिए तो यहाँ जाओ। सो वो भी है। और आपके अलावा उसमें फिर और भी लोगों को अंडर यू कैन ट्रेन, सो इट कैन बी अ लार्जर प्ले। हाँ, तो मैं ओपन सेमिनार भी कंडक्ट करता हूँ जहां बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे जगहों से। कोई लोग पौंडीचेरी से आए हैं, कोई लोग दिल्ली से आए हैं, कोई लोग गुजरात से आए हैं। तो वो अपना एक सीट खरीदते हैं मेरे ओपन सेमिनार में और आ जाते हैं। तो वो भी है। और कंपनीज अगर कोई वेन्यू में बुलाते हैं या उनकी कंपनी में बुलाते हैं तो वो भी करता हूँ। तो जैसे भी कस्टमर्स को सीखना है मैं उनको मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारा टाइम खत्म हो गया अभी, नहीं तो और भी बात कर लेते। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सर। हमारे साथ हैं धर्मेंद्र राय जी, मैं माइंड मैप ट्रेनर, और मैं हूं विकास मित्तर सेन। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।